हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग इंडियन यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज चैप्टर को कवर करेंगे। एंड ये हमारा फिफ्थ चैप्टर है जो कि हम कंप्लीट इंडियन पॉलिटी सीरीज कर रहे हैं उसका। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले देखो, इस चैप्टर के अंदर अगर हम देखें तो हमको पढ़ना है एक टर्म, वो है स्टेट। असल में अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट क्या है? एक पॉलिटिकल डिवीजन है एक बॉडी ऑफ पीपल का। देखो सिंपल कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो स्टेट और नेशन के अंदर ये कॉन्सेप्ट है कि स्टेट जो है वो एक टेरिटोरियल एक्सटेंट की हम बात करते हैं। स्टेट कोई भी रहेगा विदाउट द टेरिटरी जो है वो संभव नहीं है। मतलब नेशन हो सकता है विदाउट टेरिटरी हो, विदाउट स्टेट, लेकिन स्टेट जब भी रहेगा तो एक फिजिकल बाउंड्री या कोई भी एक, हम कह सकते हैं, डिफाइंड टेरिटरी जो है वो रहेगा ही रहेगा। नेशन की अगर हम बात करें तो नेशन जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल का कॉन्सेप्ट है। मतलब स्टेट जो है वो टेरिटरी का है कि भाई एक पर्टिकुलर एरिया को हम स्टेट घोषित करते हैं, वहाँ लोग ऑब्वियसली रहेंगे। दूसरा क्या है कि नेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो आपका लोगों का कॉन्सेप्ट है। मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिनका कुछ कल्चरल बैकग्राउंड सिमिलरिटी हमको देखने को मिलेगा, लैंग्वेज जो है वो एक जैसा होगा, इंस्टीट्यूशंस होगा, मतलब वेरियस जो हम कह सकते हैं कल्चर है, जो वेरियस ट्रेडिशन है वो एक जैसा वो फॉलो करेंगे, सेम रिलीजन हो गया, हिस्ट्री को शेयर करते हैं, कॉमन हिस्ट्री को। तो इससे क्या है, नेशन जो है वो बिल्डअप होता है। एक नेशन का जो कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो हम कुर्ड्स की बात कर रहे हैं या कर्ड्स की बात कर रहे हैं। एक्चुअली में कर्ड्स क्या है? कर्ड्स एक ग्रुप ऑफ पीपल है नेशन का कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि प्रेजेंट डे अगर हम देखें तो ईरान देख लो आप, तुर्की है एंड सीरिया है। तो इन्हीं के ट्राई जंक्शन, मतलब तीन अलग अलग कंट्री है। एंड ये जो है कोड्स कह लो या कर्ड्स कह लो, ये यहाँ पे है। तो ये तीनों की सोवरेनिटी के अंदर है। लेकिन हाँ, ये एक नेशनल कॉन्सेप्ट है कि भाई ये लोग जो है वो खुद के एक नेशन के रूप में जो है एग्जिस्टेंस इनका देखने को मिलता है। अगर वहीं पे देखो, नेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? लोगों का। स्टेट का किसका? टेरिटरी का। अगर ऐसे लोग हो जिनका कॉमन हिस्ट्री हो, लैंग्वेज हो, एंड वो उनके पास एक क्या है, स्टेट हो, तो वैसे स्टेट को हम लोग या वैसे टेरिटोरियल एक्सटेंट को हम लोग नेशन स्टेट के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो फ्रांस है, जर्मनी है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया, दो कॉन्सेप्ट, एक स्टेट का, दूसरा हमारा क्या, नेशन का। तो सबसे पहला हम देखते हैं स्टेट के कॉन्सेप्ट को। तो स्टेट का कॉन्सेप्ट कैसा है भाई? तो स्टेट जो है एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एंटिटी विद फिक्स्ड ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। तो कभी भी देखो, स्टेट को अगर हम देखें तो हमेशा फिक्स्ड एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री जो है या ज्योग्राफिक बाउंड्री जो है वो रहेगा ही रहेगा। यानी कि टेरिटरी जो है वो डिफाइंड रहेगा। स्टेट रेफर्स टू अ टेरिटरी, स्टेट इज नॉट एज स्टेबल एज अ नेशन। क्योंकि कई बार क्या है, मान लो कि एक स्टेट है तो हो सकता है एक कंट्री के अंदर अलग अलग जो बैकग्राउंड है, अलग अलग रिलीजन के लोग, वैसे लोग रहते हैं। तो उस केस में क्या है, उतना ज़्यादा नेशन की तुलना में क्या है कि एक एक फीलिंग के साथ लोग जुड़े हुए हैं। स्टेट की बात करें तो एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के द्वारा जुड़े हुए हैं। यानी कि स्टेट जो है वो विदाउट सोवरेनिटी जो है एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। लेकिन नेशन जो है वो विदाउट सोवरेनिटी, मतलब कोई, जैसे यहाँ पे देखो, अगर हम लोग कर्ड्स की बात करें तो वहाँ सीरिया हो गया, तुर्की हो गया, ईरान हो गया, तो तीन अलग अलग सोवरेनिटी है। लेकिन यहीं पे ये जो है वो तीनों रीजन के अंदर, तीनों कंट्री के अंदर जो है वो पाए जाते हैं, वहीं रहते हैं। एंड खुद की सोवरेनिटी जो है, मतलब किसी ऐसा नहीं है कि एक नियम और एक रेगुलेशन के अंतर्गत जो है वो अपने जीवन यापन कर रहे होंगे। ठीक है। तो स्टेट जो है, इट इज़ यूनाइटेड बाई लॉज एंड रेगुलेशंस। वेयर एज नेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि नेशन जो है यूनाइटेड है बॉन्ड्स एंड शेयर्ड हिस्ट्रीज या कॉमन हिस्ट्री से रिलेटेड। तो नेशन इज अ लार्ज बॉडी ऑफ पीपल यूनाइटेड बाई कॉमन ओरिजिन। मतलब हमारा और तुम्हारा जो है वो एक तरीके से, मान लो दो लोग बोल रहे हैं कि भाई मेरा और तुम्हारा एक जैसा क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, तो हम जो है एक नेशन को बिलोंग कर रहे हैं। इट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। इट इज़ अ मोर स्टेबल कॉन्सेप्ट दैन स्टेट। नेशन जो है वो विदाउट द सोवरेनिटी जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन स्टेट विदाउट सोवरेनिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो यही कॉन्सेप्ट था स्टेट और नेशन का, जो कि काफ़ी, मतलब डिफरेंसेस भी है। नेशन और स्टेट कई बार हम लोग इंटरचेंज करके वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है, दोनों अलग अलग वर्ड्स है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमको पढ़ना है इंडिया के बारे में। तो सबसे पहला जो है वो है इंडिया। इट इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। वाई? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों लिखा गया भाई कि फेडरेशन ऑफ स्टेट के बजाय यूनियन ऑफ स्टेट? क्योंकि दो कारण हैं। अगर हम इंडियन फेडरेशन की बात करें तो वो कोई एग्रीमेंट नहीं है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जो भी स्टेट्स है वो आपस में एग्रीड है कि भाई हम जो है मिलके एक कंट्री बनाएंगे। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो किसी भी स्टेट के पास पावर नहीं है कि वो सिसीड कर ले हमारे फेडरेशन से। मतलब फेडरेशन में नॉर्मली क्या होता है, एक एग्रीमेंट है कि भाई हम जो है वो मिलकर एक देश बनाए। हो सकता है मेरा जो इच्छा है, मेरी इच्छा बदल जाए, मेरी इच्छा करे कि भाई हम जो है इंडिपेंडेंट कंट्री बनाएंगे, तो हम उस कंट्री के स्टेटहुडशिप से क्या है, विड्रॉ कर सकते हैं खुद को। अब देखो, यहाँ चार आर्टिकल जो है वो हमारे पास है, जो कि
यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज से रिलेटेड है। सबसे पहला है आर्टिकल फर्स्ट, जो नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन को डिफाइन करता है। आर्टिकल 2 विच इज एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। आर्टिकल 2A को इंसर्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974 के थ्रू, 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 में रिपील भी कर दिया गया। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ सिक्किम को इंडिया में हम कह सकते हैं जोड़ने के लिए क्या है, इस आर्टिकल को बनाया गया था। आर्टिकल 3 जो है, इट डील्स विद फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। अब होता क्या है कि जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लास्ट में कुछ लिस्ट जो है वो सप्लीमेंटल लिस्ट के रूप में अटैच है, जिसको स्केड्यूल्स बोलते हैं। तो टोटल 12 स्केड्यूल्स होते हैं। ठीक है, एंड इसमें से जो फर्स्ट और फोर्थ है उसके अंदर स्टेट जो है वो, जो जितने भी स्टेट्स एंड यूटीज़ है फर्स्ट और फोर्थ में क्या है मेंशन रहेंगे। एंड इसी वजह से अगर मान लो कोई भी अल्ट्रेशन होता है सेकंड और थर्ड आर्टिकल से, तो उस लिए हमको जो शेड्यूल है उसमें भी चेंज करना पड़ेगा। एंड इसको किसके थ्रू हम शेड्यूल्स को चेंज करते हैं, आर्टिकल 4 के थ्रू। ठीक है, अब देखो यहाँ हमको पढ़ना है आर्टिकल फर्स्ट। आर्टिकल फर्स्ट जो है, इट डील्स विद नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। आर्टिकल फर्स्ट स्टेट्स दैट इंडिया दैट इज भारत। आपने देखा भी होगा कि G20 में भारत वर्ड इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा था, एंड वो कुछ अलग नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पहला आर्टिकल ही बोलता है इंडिया दैट इज भारत, मतलब इंडिया भारत एक ही है। शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। फेडरेशन ऑफ स्टेट्स क्यों नहीं, क्योंकि फेडरेशन में कॉमन एग्रीमेंट होता है, साथ ही साथ फेडरेशन में स्टेट जो है वो सीसीड कर सकते हैं फेडरेशन से अपनी मर्जी से। आर्टिकल फर्स्ट के तहत जितने भी स्टेट एंड टेरिटरीज हैं मस्ट बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जितने भी टेरिटरीज और स्टेट्स होंगे सारे के सारे फर्स्ट शेड्यूल में जो है वही क्या है, इंडिया के यूनियन ऑफ स्टेट्स के अंदर है, मतलब नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन के अंदर है। तो आर्टिकल फर्स्ट स्टेट्स दैट टेरिटरी ऑफ इंडिया कंप्राइजेस। तो देखो टेरिटरी जो है वो वर्ड यूज किया गया है रेदर देन यूनियन। क्यों भाई, क्योंकि यूनियन ऑफ स्टेट्स सिर्फ स्टेट को लेके है, जबकि टेरिटरी में स्टेट्स भी हो गए, यूटीज भी हो गए, जो कि फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जो है वो मेंशनड है। साथ ही साथ टेरिटरी जो कि फ्यूचर में भी मान लो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि भाई बगल वाले किसी रीजन को ऑक्यूपाई किया जाए, तो उसके तहत अगर हम देखें तो टेरिटरी ऑफ इंडिया के तहत क्या है, वो भी टेरिटरी जो है वो इंडियन गवर्नमेंट का हिस्सा जो है वो हो जाएगी, या इंडिया का जो है वो हिस्सा हो जाएगी। तो टर्म टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ वाइडर एक्सप्रेशन, वाई, बिकॉज ऑफ टू रीजन्स। अगर हम देखें यहाँ पे तो यूनियन ऑफ इंडिया कहने का मतलब क्या हो गया, पहला यूनियन ऑफ इंडिया कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स हो गए, क्योंकि इंडिया के यूनियन का पार्ट है। लेकिन जब हम टेरिटरी ऑफ इंडिया कहते हैं तो उसके अंदर क्या है, स्टेट्स भी हो गए, यूटीज भी हो गए, साथ ही साथ फ्यूचर में भी जो टेरिटरी को एक्वायर किया जाएगा इंडिया के द्वारा, वो सारे के सारे हम कह सकते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया का ही पार्ट हो जाएंगे। अब देखो, मान लो कि कोई भी फॉरेन टेरिटरी को जो है वो अगर एक्वायर किया जा रहा है, एक्विजिशन किया जा रहा है, तो किसी भी फॉरेन टेरिटरी का एक्विजिशन जो है आर्टिकल फर्स्ट के अंदर नहीं है, ये जो है इंटरनेशनल लॉज के द्वारा जो है वो गवर्न होता है। अब किन किन मेथड्स के थ्रू क्या है एक फॉरेन टेरिटरी को जो है एक्वायर किया जा सकता है। सबसे पहला जो है वो है एक्रीशन। एक्रीशन कहने का मतलब कि मान लो ये कंट्री है, यहाँ पे डिपोजिशन हुआ एंड कंट्री का एरिया बढ़ गया। ठीक है, तो इसी को एक्रीशन हम कह रहे हैं। इट इज फिजिकल एक्सपेंशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग टेरिटरी थ्रू जियोलॉजिकल प्रोसेसेस सच एज डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, इमर्जेंस ऑफ आइलैंड और वोल्केनिज्म। दूसरा है सीजन। सीजन कहने का मतलब क्या हो गया कि ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी ओवर स्टेट टेरिटरी बाय द ओनर स्टेट टू अनदर। मान लो कि ये कंट्री ए है, ये कंट्री बी है, कंट्री ए का इतना पार्ट जो है कंट्री ए वाला जो है वो ट्रांसफर कर दिया कि भाई बी वाला जो है वो आपका हिस्सा हो गया। तो अब यहाँ पे पहले इसमें किसका रूल था, ए का, अब क्या हो गया, बी का हो गया। तो ऑब्वियसली ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी है। कॉन्क्वेस्ट की बात करें तो एक्विजिशन बाई फोर्स हम कह सकते हैं कि किसी भी टेरिटरी को एक्वायर करना बाई फोर्स इज कॉल्ड एज कॉन्क्वेस्ट। तो कन्वेंशन रिस्पेक्टिंग द लॉज एंड कस्टम्स ऑफ वॉर ऑन लैंड, हेग कन्वेंशन जो कि 1907 में हुआ था, हेग 4 कन्वेंशन, उसके तहत क्या है एक्सप्लिसिट प्रोविजन है कि मान लो कि कोई ये कंट्री है, ये ए था, ये बी कंट्री है, अब इन दोनों के बीच युद्ध हो गया। अब मान लो कि बीच में जैसे ये मान लो रीजन पहले ए गवर्न करता था, अब क्या हुआ, इस पर बी का कब्जा हो गया, लड़ाई में जीत गया। तो जो सिविलियंस होंगे, मान लो कि मिस्टर रॉबर्ट कह लो एक नाम, कि रॉबर्ट साहब की प्रॉपर्टी थी ए कंट्री के अंदर, तो जब बी हमला करके उस टेरिटरी को एक्वायर करेगा तो वो प्रॉपर्टी भी किसका रहेगा, रॉबर्ट साहब का ही रहेगा। यानी कि जो भी सिविलियंस है या उनकी प्रॉपर्टी है ड्यूरिंग द कॉन्क्वेस्ट पार्ट, वो क्या है, वो वैसे ही रहेंगी। वो जो है उसमें कोई भी मतलब ट्रांसफर जो है ऐसा नहीं कह सकते हम लोग कि सोवरेनिटी में ट्रांसफर हुआ तो वो प्रॉपर्टी जो है वो अब सरकार की हो जाएगी। तो यहीं पे प्रोटेक्शन टू द प्रॉपर्टी भी हमें मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो आर्टिकल 10 जो है, पहले एक कोवेनेंट होता था, एक लॉ है जिसको लीग ऑफ नेशंस कोवेनेंट कहते हैं, विच मेड इट अनलॉफुल टू वेज वॉर। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक्वायर करने के लिए कि भाई हम चाहते हैं कि मेरा वर्चस्व जो है वो बगल वाली कंट्री पे भी रहे, अब जाके हम हमला कर दे उस पर। तो ये चीज़ क्या हो गया कि आर्टिकल 10 जो है, जो कि है लीग ऑफ नेशंस कोवेनेंट करके,
तो उसका आर्टिकल 10 कहता है कि भाई जो फिजिकल एक्सपेंशन के लिए क्या है, जो वॉर करना वो क्या है, अनलॉफुल है, इलीगल है एक तरीके से। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इफेक्टिव ऑक्यूपेशन बोला जा रहा है। इफेक्टिव ऑक्यूपेशन कहने का मतलब कि मान लो ये कंट्री ए था, यहाँ एक आइलैंड था, और वर्ल्ड में इस आइलैंड पे किसी ने हक नहीं दिखाया, वर्ल्ड के इंटरनेशनली इस चीज़ को टेरा नॉलेज जो है वो डिक्लेयर किया गया कि ये जो है अनक्लेम्ड टेरिटरी है, अनक्लेम्ड की कोई क्लेम ही नहीं करता इस पे। अब ए वाला बोला कि ये मेरा है, तो उस केस में इसी को इफेक्टिव ऑक्यूपेशन कहते हैं, एंड इट इज डिफाइंड बाई आर्टिकल 42 ऑफ द हेग रेगुलेशन 1907। नेक्स्ट है प्रेस्क्रिप्शन। प्रेस्क्रिप्शन कहने का मतलब एक्विजिशन ऑफ सोवरेनिटी बाई वे ऑफ द एक्चुअल एक्सरसाइज ऑफ सोवरेनिटी। मतलब कि ये है एक रीजन, ये है ए, ये है बी। हुआ क्या कि ये जो बीच का रीजन है, इस पे ए वाला क्या है, आके रेगुलेट कर रहा है कि भाई इस रीजन को भी हम ही रेगुलेट करेंगे, यहाँ भी जो है कानून ए का ही चलेगा। तो अगर कानून जो है, अगर हम देखें मान लो जो भी लॉज वगैरह है वो इस रीजन में ए का चल रहा है, अब बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, कोई ऑब्जेक्शन देखने को नहीं मिला, तो थोड़े समय के बाद क्या है, हम कह सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है वो किसका है, ए का है। इसी चीज को प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं, यानी कि एक्विजिशन ऑफ सोवरेनिटी बाय वे ऑफ द एक्चुअल एक्सरसाइज ऑफ सोवरेनिटी ओवर अ टेरिटरी। मतलब कुछ दिन तक उसको कब्जा में रखना, जब तक कोई क्या है उस पर क्लेम नहीं कर रहा है। अगर कोई क्लेम नहीं करता है, मेंटेन फॉर अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम दैट इज इफेक्टेड विदाउट द ऑब्जेक्शन फ्रॉम अदर स्टेट्स। तो ये था आर्टिकल फर्स्ट। आर्टिकल फर्स्ट में नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट बेसिकली यही दिया हुआ है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आर्टिकल 2। इट एम्पावर टू ऐड। ऐड कहने का मतलब कि पहले से यूनियन में वैसे स्टेट है या कोई नया स्टेट बनाना जो कि पहले एग्जिस्टेंस में ही नहीं था इन द यूनियन ऑफ इंडिया। ये किससे गवर्न हो रहा है, आर्टिकल 2 से। आर्टिकल 2 है जो कि सिक्किम को इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या है, इंडियन हम कह सकते हैं इंडिया के अंदर कुछ चेंजेस किए गए थे। जैसे अगर हम देखें तो आर्टिकल 2A जो है उसको इंसर्ट किया गया था, एंड ये जो आर्टिकल 2A जो है वो इंसर्ट किसके थ्रू हुआ था, 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974, और 1975 के 36th अमेंडमेंट में इसको हटा भी दिया गया। सिर्फ और सिर्फ पर्पस था सिक्किम को जोड़ना, ठीक है, इंडिया के अंदर। तो सिक्किम बिफोर 1975 के पहले क्या है, इंडिपेंडेंट मोनार्की था। एंड अगर हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम जो है याद रखना 22nd स्टेट के रूप में जो है हम जानते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। मतलब कोई भी स्टेट है उसको क्रिएट करना, या उसके एरिया में कोई चेंज करना, बाउंड्री में चेंज करना, या इवन हम कह सकते हैं जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनके नाम को बदलना, ये सारा का सारा चीज़ किसके अंतर्गत है, तो हम कह सकते हैं आर्टिकल 3 के अंतर्गत। पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अल्टर द नेम ऑफ द स्टेट विथ टू स्पेशल कंडीशन। मान लो किसी स्टेट का नाम बदलना है, फॉर एग्जाम्पल मान लो हम कह रहे हैं कि कोई भी स्टेट ले लो, जैसे मध्य प्रदेश का जो है वो नाम बदलना है, तो दो कंडीशन होगा। नाम बदलने के बिल को डायरेक्टली क्या है, प्रेसिडेंट को प्रायर रिकमेंडेशन लेना होगा। दूसरा चीज़ क्या है कि इट रेफर्स टू स्टेट लेजिस्लेचर बिफोर रिकमेंडिंग द बिल बट स्टेट्स व्यू आर नॉट बाइंडिंग। यानी कि मान लो बिल को प्रेजेंट करना है कि भाई एक पर्टिकुलर स्टेट का नाम हमको बदलना है, तो उस केस में उस स्टेट को भी क्या है रेफर किया जाएगा, उस स्टेट का भी रिकमेंडेशन जो है एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन हाँ, ये रिकमेंडेशन जो है वो मैंडेटरी नहीं है, और दूसरा हम कह सकते हैं बाइंडिंग नहीं है। ऐसा हम नहीं कह सकते स्टेट्स का जो रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, कुछ आर्टिकल 3 के अंतर्गत क्या है, कुछ लॉज बने हैं। अच्छा ये देखो, हाँ, अगर हम फंडामेंटल डिफरेंस की बात करें बिटवीन प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 2 एंड 3, तो आर्टिकल 2 और 3 में अंतर क्या है। आर्टिकल 2 हम लोग कहते हैं अगर कोई नया स्टेट बनाना होगा फ्रॉम अ टेरिटरी विच वाज नॉट होली और इन पार्ट टेरिटरी ऑफ एनी स्टेट, मतलब एकदम नया स्टेट बनाना है, जिस स्टेट को बनाना है वो किसी दूसरे स्टेट के टेरिटरी का कभी भी पार्ट, कोई एक आधा हिस्सा भी क्या है नहीं रहा होगा। आर्टिकल 3 जो है ये नए स्टेट्स को बनाया जा रहा है फ्रॉम द टेरिटरी विच वाज नॉट अ स्टेट एट द टाइम ऑफ क्रिएशन। मतलब कि स्टेट नहीं था, मान लो कि ये जो है एक रीजन जो है वो स्टेट नहीं है, ठीक है, लेकिन बाद में जाके क्या है स्टेट बना दिया गया। तो स्टेट आर्टिकल 3 के अंदर अंतर्गत अगर हम देखें तो क्या क्या है, तो पहला अगर हम देखें तो एक नया टेरिटरी है दैट हैज बीन एक्वायर्ड बाय इंडिया। मान लो एकदम नया टेरिटरी है, या तो पहले से वो क्या है यूटी था, यूनियन टेरिटरी था, बाद में जाके स्टेटहुड जो है उसको मिल जाता है या स्टेट बन जाता है, ये आर्टिकल 3 के अंतर्गत आ गया। देखो कुछ लॉज बनाए गए हैं पार्लियामेंट के द्वारा आर्टिकल 3 के अंदर। पहला है असम अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज एक्ट 1951। यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा क्या है, सीड करके कुछ स्ट्राइप के रूप में टेरिटरी जो है वो भूटान को दिया गया था। फिर है आंध्रा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट आया था, या हम कह सकते हैं जो लिंग्विस्टिक एक्ट था 1953 के अंदर, वो हो गया, विच फॉर्म्स इंडियाज फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट विच क्रिएटेड 14 स्टेट एंड 6 यूटी। तो याद रखना स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू क्या है 14 स्टेट बनाए गए एंड 6 जो है यूनियन टेरिटरी जो है वो बनाए गए। नेक्स्ट है बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960। तो देखो 14 तो बना था स्टेट, तो 15वां स्टेट याद रखना गुजरात बनाया गया था।
स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट 1962 के तहत क्या है आपका, अगर हम देखें तो नागालैंड को 16th स्टेट जो है वो बनाया गया बाय टेकिंग आउट नागा हिल्स टू एनसेंग एरियाज फ्रॉम स्टेट ऑफ असम। तो असम से ही क्या है आपका जो स्टेट ऑफ असम था काफ़ी बड़ा था, तो उसको क्या है उसको नागालैंड में डिवाइड कर दिया गया, एक पार्ट नागालैंड को दे दिया गया, ठीक है। और ये नागालैंड को दिया गया तो नागालैंड जो है वो भी क्या है 16th स्टेट के रूप में जो है वो बनता है। फिर है पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1962 विच क्रिएटेड हरियाणा एज 17th स्टेट। नेक्स्ट है असम रीऑर्गेनाइजेशन मेघालय एक्ट 1969 विच क्रिएटेड एन ऑटोनोमस सब स्टेट। देखो मेघालय को पहले स्टेट नहीं बनाया गया था, पहले सब स्टेट बनाया गया था, बाद में जाकर स्टेट बनाया गया। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 जहाँ पे मणिपुर 19th स्टेट बनता है, त्रिपुरा जो है वो 20th स्टेट बनता है, और गोवा जो है, सॉरी गोवा कह रहे, इट गेव स्टेटहुड टू द मेघालय, ठीक है, 21st स्टेट के रूप में। तो याद रखना मणिपुर जो है वो 19th स्टेट हो गया, त्रिपुरा जो है वो 20th स्टेट हो गया, और मेघालय जो है 21st है। 22nd हमने पहले ही बोला कि सिक्किम को बनाया गया था आर्टिकल 2A के तहत। फिर है स्टेट ऑफ मिजोरम एक्ट 1986। इट एलिवेटेड यूटी ऑफ मिजोरम, मतलब जो यूनियन टेरिटरी है मिजोरम का उसको रेज करके उसके स्टेटस को बढ़ा के स्टेट का स्टेटस दे दिया गया, यानी कि मिजोरम जो है वो 23rd स्टेट है इंडिया का। फिर है स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एक्ट 1986। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश पहले यूनियन टेरिटरी के रूप में था, तो उसको स्टेटस जो है वो स्टेट का दे दिया गया, जो कि 24वां स्टेट है। तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश 24वां है, मिजोरम जो है वो 23वां है, 23rd है। गोवा दमन एंड दीव रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1987 फॉर्म न्यू स्टेट ऑफ गोवा, जो कि 25th स्टेट है। तो 24th याद रखना अरुणाचल प्रदेश से, 25th कौन सा हो गया हमारा, गोवा हो गया स्टेट के रूप में। फिर है मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 जो कि छत्तीसगढ़ को क्रिएट करता है विद द 26 स्टेट के रूप में। मतलब 25वें स्टेट हमारे कौन हो गए, 25वां जो था वो गोवा था, एंड छत्तीसगढ़ जो है वो 26 स्टेट हो गया। नेक्स्ट है वो है उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000। तो याद रखना देखो, एक तो हो गया हमारा कौन सा मध्य प्रदेश वाला 2000 के अंदर छत्तीसगढ़ बना था 26वां स्टेट, 27वां स्टेट जो है वो उत्तरांचल है, उत्तराखंड बाद में जाके उसका नाम कर दिया गया, और बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 के अंदर झारखंड जो है 28th स्टेट बना था। फिर हम जानते भी है 2014 के अंदर तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 29th स्टेट के अंदर, एंड 2019 के अंदर क्या है जम्मू एंड कश्मीर जो कि स्टेट था उसको दो यूनियन टेरिटरी के अंदर डिवाइड कर दिया गया, एक JNK था दूसरा लद्दाख है। अगर हम यहाँ पे आर्टिकल 4 की बात करें तो आर्टिकल 4 जो है इसके तहत क्या है कि जो भी फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल के अंदर जो है चेंज करना है तो ये जो है आर्टिकल 4 के थ्रू होगा, ताकि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 जो है वो प्रोटेक्टेड रह सके। और कोई भी ऐसा लॉ जो इस आर्टिकल के तहत मतलब आर्टिकल 4 के तहत है शैल बी कंसीडर्ड एज एन अमेंडमेंट, sorry, under Article 368. No such law made under this article shall be considered as an amendment under Article 368। मतलब कोई भी ऐसा लॉ जो है वो अगर बनाया जाता है आर्टिकल 4 के अंतर्गत तो आर्टिकल 368 जो है जो कि चेंज या अमेंडमेंट कह लो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो उसके अंदर कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब है नेक्स्ट जो है वो ये है कि भाई प्रिंसली स्टेट जो है वो ज्वाइन जो है कैसे किए थे। सबसे पहला जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ रूलर्स के थ्रू हुआ कि भाई रूलर जो थे वो डिसाइड किए कि हम जो है वो इस कंट्री के साथ जाएंगे, मान लो डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान हो गया। एक्सेप्शन अगर हम देखें तो जूनागढ़ प्लेबिसाइड कराया गया था, यानी कि लोग के द्वारा जो है वो वोट कराया गया था। दूसरा है कश्मीर, राजा हरि सिंह जो थे उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो साइन किया था। फिर है हैदराबाद की अगर हम बात करें तो हैदराबाद सिर्फ और सिर्फ आज का शहर मत समझ लेना कि हैदराबाद शहर की हम बात कर रहे हैं। इसके अंदर क्या हो गया, तेलंगाना है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है। ऑपरेशन पोलो के थ्रू क्या है लॉन्च किया गया था, मतलब बाई फोर्स एक्वायर किया गया था हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत। एंड उस समय जो नवाब थे हैदराबाद के वो मीर सर ओस्मान अली खान थे, एंड इनसे क्या है फिर बाद में जाके इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो साइन करवाया गया। देखो अगर हम 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन की बात करें तो याद रखना पार्ट ए के अंदर वैसे अर्स्टवाइल गवर्नर प्रोविंसेस हैं जो कि ब्रिटिश इंडिया का पार्ट थे, मतलब पहले जो गवर्नर प्रिंस थे उनका जो स्टेट जो भी रहा, ठीक है, वो सारे के सारे प्रोविंसेस जो है वो पार्ट ए के अंदर है। अगर हम पार्ट बी की बात करें तो जो प्रिंसली स्टेट्स थे जिसके अंदर लेजिस्लेचर जो है वो प्रेजेंट था, पहले वाले में गवर्नर्स है, दूसरे वाले में लेजिस्लेचर अगर प्रेजेंट था तो वो आर्टिकल हम कह सकते हैं पार्ट बी के अंदर है। पार्ट सी के अंदर कौन सा हो गया, कंसिस्टेड सर्टेन अर्स्टवाइल चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस एंड सम प्रिंसली स्टेट्स हो गया। पार्ट डी अंडमान निकोबार आइलैंड्स हो गए। अगर हम रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स की बात करें तो कुछ कमीशन कुछ कमिटीज़ का फॉर्मेशन हुआ है। जैसे सबसे पहला याद रखना धर कमीशन जो है 1948 के अंदर बना था। एंड स्टेट्स बी ऑर्गेनाइज ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, मतलब ऐसा नहीं है लिंग्विस्टिक बेसिस नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव हम कह सकते हैं कन्वीनियंस के आधार पे धर कमीशन का रिपोर्ट जो है वो सजेशन उनके द्वारा दिया गया था। फिर है JVP कमेटी, इसको दिसंबर 1948 के अंदर सेट किया गया था। बाद में जाके क्या है इन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया
अप्रैल 1949 के अंदर, ठीक है। इसमें 3 जो नाम है वो है जवाहरलाल नेहरू, जो कि नेहरू साहब है, वल्लभ भाई पटेल वी से हो गए, और पी से पट्टा भाई सीतारमैया जो है वो थे। अब इसके बाद हमें देखने को मिलता है एक सोशल वर्कर थे जिनका नाम पोट्टी श्रीरा मुल्लू था। उन्होंने डिमांड किया कि भाई आंध्र प्रदेश के अंदर जो है वो डिवाइड किया जाए, कि जो तेलुगु स्पीकिंग लोग जो है तमिल स्पीकिंग मद्रासी से क्या है अलग जो है इनको किया जाए। तो ये पहला डिमांड अगर हम देखें तो देखने को मिलता है। तो हुआ ये कि ये जो है फास्टिंग वगैरह पे बैठे हुए थे, एंड इस कारण से इनकी मौत जो है वो हो जाती है, एंड लोग जो है काफ़ी ज़्यादा भड़क जाते हैं, ठीक है। लोग जो है क्योंकि सिंपैथी देने लगते हैं कि भाई भूखे प्यासे जो है वो मर गया, तो उस केस में तो इसी के द्वारा जो है हम देख सकते हैं कि जो आंध्र स्टेट है उसको क्या है डिवाइड कर दिया गया 2 पार्ट में। हम देख सकते हैं कि जो मद्रास स्टेट है, मद्रास स्टेट से जो तेलुगु स्पीकिंग लोग थे उनको आंध्र प्रदेश में कर दिया गया, और जो तमिल स्पीकिंग थे वो मद्रास के ही अंदर थे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है वो है फजल अली कमीशन। इसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपका दिसंबर 1953 के अंदर हुआ था, एंड इन्होंने सबमिट किया 1955 के अंदर रिपोर्ट को। 3 मेंबर्ड कमीशन है जिसके चेयरपर्सन कह लो वो है फजल अली, के एम पनिकर जो है वो आपके क्या हो गए सेकंड मेंबर हो गए, और एच एन कुंजरू जो है वो थर्ड मेंबर हो गए। इन्होंने रिकमेंड किया था कि भाई जो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन है स्टेट्स का वो किया जा सकता है। मतलब अगर हम देखें इससे पहले वाले कमीशन की बात करें, जैसे सबसे पहला कौन सा था, तो सबसे पहला कमीशन आपका धर कमीशन हो गया, ठीक है। तो धर कमीशन के हिसाब से अगर हम देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के आधार पे आपका स्टेट्स का डिवीजन या रीऑर्गेनाइजेशन था, जबकि फजल अली कमीशन बोल रहा है कि भाई लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन किया जा सकता है। यूनिटी ऑफ इंडिया शुड बी द प्राइमरी कंसिडरेशन, मतलब कि भले ही डिवाइड करो लैंग्वेज के आधार पे, लेकिन देश जो है वो डिवाइड नहीं हो सकता है। यूनिटी ऑफ इंडिया जो है वो प्राइमरी कंसिडरेशन रहेगा। 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन को अबेंडन कर दिया गया, एंड जिसके तहत 16 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरीज जो है वो बनता है। स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी, मतलब मान लो एक जैसे लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक जगह इकट्ठा हो गए एंड उनको एक अलग राज्य बना दो, ऐसा टाइप का। फाइनेंशियल इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन ये भी होगा। आउटकम्स की बात करें तो गवर्नमेंट जो है इन रिकमेंडेशंस को माइनर चेंजेस के साथ एक्सेप्ट करता है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पास होता है, एंड 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 जो है वो पास होता है, जिसके थ्रू टर्म यूनियन टेरिटरी जो है वो इंट्रोड्यूस होता है। याद रखना यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी जो है वो कहीं भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि शुरू से जो है वो यूनियन टेरिटरी वर्ड जो है वो एग्जिस्टेंस में था। बाद में जाके क्या है, ये जो फजल अली कमीशन है इसके थ्रू क्या है जो चेंजेस हुआ इसके बाद, जो कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 हुआ, उसके दौरान ही हमें देखने को मिलता है कि एक नया टर्म यानी कि यूनियन टेरिटरी जो है उसको इंक्लूड किया जाता है या इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो 5 अगस्त 2019 के दिन क्या है, जम्मू एंड कश्मीर को वापस 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया। यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK जो है उसके अंदर देखो याद रखना 6 जो है टोटल सीट दिया गया है लोकसभा का, तो उसमें से 5 जो है वो JNK के लिए है, एक जो है वो लद्दाख के लिए है। जो जम्मू एंड कश्मीर का यूनियन टेरिटरी है उसके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली होगा जिसका टर्म 5 साल होगा, जबकि लद्दाख के अंदर जो है LG साहब जो है वो एग्जिस्टेंस में है, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए। नो मोर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ नहीं लगता था। दूसरा नेशनल एंथम हो गया, तीसरा फ्लैग हो गया, फ्लैग जो है ये भी आपका सेपरेट हुआ करता था, ठीक है। IPC जो पहले रणबीर पीनल कोड था वो रिप्लेस हुआ IPC से, एंड IPC बाद में जाके बन गया BNS, ठीक है। तो आज के डेट में BNS हो गया। फिर आर्टिकल 35A को क्या है रिपील जो है वो किया गया। अगर हम लद्दाख के यूनियन टेरिटरी की बात करें तो यहाँ पे याद रखना एक लोकसभा सीट है, दूसरा क्या है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो है यूटी ऑफ लद्दाख के अंदर। नेक्स्ट, इंडिया का कुछ टेरिटोरियल डिस्प्यूट भी रहा है अपने नेबर से। जैसे सबसे पहला इसमें कुछ टर्म्स है, जैसे अवार्ड कहने का मतलब है कि भाई जो डिसीजन होगा चेयरपर्सन का या चेयरमैन का, जिसको रेडक्लिफ कहते हैं, बाउंड्री कमीशन के जो चेयरपर्सन है उनका डिसीजन फाइनल होगा, एंड ये फाइनल रिपोर्ट के अंदर विदाउट एनी चेंजेस ये जो है अवार्ड के रूप में हो गया, ठीक है। तो डिसीजन ऑफ चेयरमैन, मान लो हम कह रहे हैं कि भाई ये कंट्री है A, ये दूसरा कंट्री है B। अब हुआ क्या कि ये जो पार्ट है आइलैंड के रूप में ये डिवाइड हुआ, इसको दिला गया B को, तो इसी को हम लोग अवार्ड कह रहे हैं। एनक्लेव कहने का मतलब क्या हो गया, एनक्लेव कहने का मतलब हो गया कि पोर्शन ऑफ टेरिटरी सराउंडेड बाय अ लार्ज टेरिटरी हुज इनहेबिटेंट्स आर कल्चरली और इथनिकली डिस्टिंक्ट। यानी कि मान लो कह रहे हैं कि ये कंट्री है A, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है
एक पर्टिकुलर रीजन, अब यहाँ मान लो ये बहुत सारे लोग रह रहे हैं, लेकिन इस रीजन के अंदर जो लोग हैं वो इससे रिलेट नहीं कर पा रहे जो कि बाहर है। ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हम मान लो कि ये है एक्स, यहाँ लोग, यहाँ वाई है, तो एक्चुअल में क्या है कि एक्स और वाई क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड रहा, हिस्ट्री रहा। तो उस केस में क्या है कि इसी चीज़ को हम लोग एनक्लेव कहते हैं। कुछ टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो है रिजॉल्व किया गया है, जैसे कि पाकिस्तान के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट था, बेरीबारी डिस्प्यूट 1958 के तहत इंडिया और जो पहले बांग्लादेश हुआ करता था पाकिस्तान का पार्ट, उसके बीच था। एंड उसके बीच जो है वो साइरल रैडक्लिफ के द्वारा जो है अगर हम देखें तो ड्रॉ होता है, जो लाइन जो है वो ड्रॉ होता है 1947 के अंदर। ये जो डिस्प्यूट है वो मेनली क्या है, रिटन टेक्स्ट में चेंजेस की वजह से है, क्योंकि प्री इंडिपेंडेंट एरा जो था उसके अंदर उतना ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन जो है वो हुआ नहीं करता था। तो उस केस में क्या है, अगर हम देखें तो मेनली जो रिटन टेक्स्ट है उसी में डिफरेंसेस हुआ, जिसकी वजह से क्या है ये डिस्प्यूट हमें देखने को मिलता है। बांग्लादेश के साथ देखें तो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 के अंदर पास हुआ था, एंड इसमें ट्रांसफर ऑफ एनक्लेव होता है। इंडिया से 111 ट्रांसफ़र किया जाता है बांग्लादेश के अंदर एनक्लेव, और बदले में क्या है, बांग्लादेश जो है वो 51 एनक्लेव को इंडिया को सौंपता है। श्रीलंका की अगर हम बात करें तो श्रीलंका के अंदर डिस्प्यूट था, जो आइलैंड है जिसको कच्चा थीवू कहते हैं, उस आइलैंड को लेके, एंड इस चीज़ को सेटल किया गया 1974 के दौरान एग्रीमेंट के थ्रू बिटवीन द टू कंट्रीज़। कुछ अनरिजॉल्व डिस्प्यूट्स है, जैसे नेपाल को अगर हम देखेंगे तो नेपाल में 3 रीजन है, एक है लिम्पियादुरा, दूसरा है काला पानी, तीसरा जो है वो है आपका ये लिपुलेख पास। ठीक है, तो ये वाला 3 रीजन जो है नेपाल के साथ डिस्प्यूटेड है और अनरिजॉल्व है। पाकिस्तान के साथ अगर हम देखेंगे तो ये हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे देखो आप, ये अक्साई चीन का पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट पूरा पीओके का था, ये जिसमें से ये पार्ट जो है पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये डिस्प्यूटेड एरिया है, डिस्प्यूटेड बाउंड्री जो है वो हो गया। दूसरा अगर हम देखें तो सर क्रीक है, सर क्रीक यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। जनरली होता क्या है, कहा जाता है कि एक्चुअल में डिवीजन क्या हो गया, जो वाटर बॉडी बह रहा है उसके बीचों बीच से हम लोग लेते हैं। तो पाकिस्तान जो क्लेम करता है वो ये वाला पार्ट करता है यहाँ तक, ठीक है, कि यहाँ तक जो है वो प्रेजेंट है, जबकि इंडिया जो है वो ये वाला पार्ट बोल रहा है, मिडिल पाथ जो है वो कह रहा है। तीसरा अगर हम देखें तो जूनागढ़ और मानवदर हो गया, ये आपके रीजन हो गए जो कि अनरिजॉल्व डिस्प्यूट है पाकिस्तान के साथ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अगर हम देखें चाइना के साथ, तो चाइना के साथ अनरिजॉल्व डिस्प्यूट कौन कौन से रीजन पे है। सबसे पहला अगर हम देखें तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, पीओके का हो गया। यहाँ पे अच्छे से तरीके से हम समझ सकते हैं। देखो, एक तो हो गया ये पीओके वाला, पीओके से कुछ पार्ट जो है वो चाइना को पाकिस्तान ने दे दिया है। ये अक्साई चीन का पार्ट हो गया, डिस्प्यूटेड एरिया हो गया, डिस्प्यूटेड बाउंड्री हो गया। यहाँ पे ये ब्रह्मपुत्र जो है वो बह रही है, यहाँ पे असम है, ये वाला रीजन हो गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल हम कह सकते हैं कि रीजन हो गए। ठीक है, वल्नरेबल। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे इंडिया, चाइना और पाकिस्तान की बात करें तो ये वाला यहाँ पे वाखान कॉरिडोर अफगानिस्तान वाला नजर आता है। ग्रीन वाला जितना एरिया है वो पाकिस्तान के अंदर कंट्रोल के अंदर है। एंड इस जैसे ये देखो यहाँ पे करदू हो गया, ठीक है, बाल्टिस्तान रीजन है, ये गिलगिट रीजन है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो ब्लैक वाला है वो पाकिस्तान के द्वारा अगर हम देखें तो चाइना को दे दिया गया है 1973 के अंदर, जिस रीजन को हम लोग साक्सगाम वैली जो है वो कहते हैं। ये है सियाचिन ग्लेशियर, सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे ग्लेशियर कह लो प्रेजेंट है। ये रेड वाला जो पोर्शन है वो पूरा का पूरा अक्साई चीन का हो गया, ये लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लाइन है जो कि पीओके और जम्मू एंड कश्मीर के बीच में, इसको एलओसी कह रहे हैं। ये वाला जो पार्ट है चाइना और इंडिया के बीच में, इसको हम लोग एलएसी कह रहे हैं। एलएसी जो है वो यहीं सेंटर पे है, जबकि एलओसी जो है वो आपका अगर हम देखें तो एलएसी ये वाला पार्ट हो गया, यहाँ पे सेंटर पे आपको देखोगे, और एलओसी जो है वो ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, जो कि यहाँ पे देखो कुछ पासेस भी है, जैसे ये जोजिला पास हो गया, कारगिल हो गया। यहाँ पे आप देखोगे काराकोरम पास है, अक्साई चीन और लद्दाख के बीच में भी है, जिसको दिपसांगला हम लोग कह रहे हैं। ठीक है, ये नुब्रा वैली हो गया, लेह लद्दाख है। यहाँ पे आप देखोगे पेट्रोल पॉइंट 14 है, ये वाला रीजन, सॉरी ये वाला रीजन। ये है गलवान वैली हो गया, ये पैंगोंग सो हो गया, ये वाला रीजन। एंड ये अगर हम देखें ये पैंगोंग सो लेक है यहाँ पे इस वाले रीजन पे, और ये श्योक वाला पार्ट हो गया, ये एलएससी है। ये वाला पार्ट जो है वो बेसिकली एलओसी है। तो इसमें इतना ही हमको पढ़ना था, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है हमको पढ़ना है सिटीजनशिप चैप्टर को, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो के